गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई अभिमन्यु श्रीधर वेलकम यू टू दिस क्लास। आपका स्वागत है आज बीपीएससी ऐसे स्पेशल क्लास में। जैसा कि इसका नाम है कॉन्कर बीपीएससी ऐसे। ठीक है, पहली बात आपको समझना है कि ऐसे पूछा क्यों जाता है। पहली बात हमको जानना चाहिए कि ऐसे पूछा क्यों जाता है। अब बाकी आपके जीएस के बाकी पेपर्स भी हैं, तो अलग से ऐसे की जरूरत क्या है। तो सबसे पहले हमें ये बात समझना है कि ऐसे पेपर का पर्पस क्या है, चाहे वो बीपीएससी हो या किसी भी एग्जाम में हो, बीपीएससी या सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में। तो हम बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आपका नॉलेज चेक करना पड़े, अगर आपका नॉलेज चेक करना हो तो उसके लिए हमारे पास और भी सब्जेक्ट्स हैं, जीएस के और भी सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन ये नॉलेज की बात नहीं है। जो भी आपने जीएस में पढ़ा हुआ है, जीएस पेपर में जो कुछ आपने पढ़ा है, उन सबको एक साथ इंक्लूड करना, राइट, और इंक्लूड करके उसे सही डायमेंशन के साथ प्रस्तुत करना, ये ऐसे का पर्पस है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आपका कोई प्रश्न है इतिहास के बारे में, कोई प्रश्न है इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, तो उस प्रश्न का उत्तर आप कैसे देंगे। उसका सिर्फ वन डायमेंशन होगा, इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसका आंसर देंगे। उसी तरह से कोई क्वेश्चन अगर पॉलिटी का है तो उसका आंसर आप कैसे देंगे, फ्रॉम पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। इकोनॉमी का है तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर देंगे। बट ऐसे राइटिंग का जो पर्पस है वो क्या है, जो भी नॉलेज आपने जीएस में पढ़ा है, जीएस के सारे पेपर्स में आपने जो कुछ पढ़ा है, और साथ ही साथ एक बात मैं ऐड करता हूं, एथिकल डायमेंशन। हालांकि बीपीएससी के अंदर एथिक्स नहीं है, बट बहुत सारी बातें हम लोग जानते हैं। इन सोसाइटी वी हैव लर्नड मेनी थिंग्स टुगेदर। तो उन सब चीजों को इंक्लूड करना, और उसे इंक्लूड करके जब आप ऐसे लिखेंगे, उसे इंक्लूड करके जब आप ऐसे लिखेंगे तो आपका ऐसे स्कोरिंग होगा। ठीक है, यानी कि ऐसे स्कूल में भी पूछा जाता है, ऐसे अलग अलग छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स में पूछते हैं। लेकिन जब बीपीएससी के अंदर जब ऐसे आता है, या किसी भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जब ऐसे पूछा जाता है, तो उसका पर्पस क्या है, ये आप समझ चुके हैं। उसका पर्पस आपके होलिस्टिक नॉलेज को टेस्ट करना है। आपका जो होलिस्टिक नॉलेज है, मतलब मान लीजिए कोई ऐसे बिहारी भाषा के ऊपर, मैथिली में, भोजपुरी में कुछ कहावतें पूछी जाती हैं एक सेक्शन के अंदर, जिसकी हम बात करेंगे अभी। अगर उसका आंसर आप दे रहे हैं, तो उस आंसर के अंदर, मतलब आंसर का मतलब है अगर आप उस पर ऐसे लिख रहे, निबंध लिख रहे हैं, उस निबंध के अंदर आपको अलग अलग डायमेंशंस को ऐड करना होगा। ठीक है, तो आज के इस सेशन में, जैसा मैंने कहा, इस सेशन का नाम है स्ट्रेटेजी टू कॉन्कर बीपीएससी ऐसे। ये वो पेपर है जो आपको टॉपर भी बना सकता है। ये वो पेपर है जो आपको टॉपर भी बना सकता है। 300 मार्क्स का ये पेपर है, और इसके अंदर ये, इसमें इतना पोटेंशियल है कि सिलेक्शन तो बहुत छोटी बात है, आपको ये टॉपर भी बना सकता है। तो हम समझेंगे पहले बीपीएससी में ऐसे आता कैसे है, उसको समझते हैं। फिर हम बारी बारी से समझेंगे क्या क्या स्ट्रेटेजी होने चाहिए, क्या क्या मोडस ऑपरेंडाई होना चाहिए, मींस व्हाट स्टेप्स वी हैव टू फॉलो आइडियली टू राइट एन आइडियल ऐसे फॉर बेटर स्कोर। तो समझते हैं पहले। बीपीएससी के अंदर 3 सेक्शंस होते हैं ऐसे के। 3 सेक्शन होगा आपका। एक है सेक्शन, पहला सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन, उसमें आपके 4 एसेज होंगे। ठीक है, फिर सेक्शन के अंदर भी 4 एसेज होते हैं। फिर सेक्शन 3 के अंदर भी 4 एसेज होते हैं। ठीक, बीपीएससी ऐसे। अब ये जो सेक्शन है आपका, 3 सेक्शन, इसमें 4 4 ऐसे पूछे गए हैं। लेकिन इसमें से कोई एक ऐसे आपको लिखना है, इसमें से कोई एक ऐसे आपको लिखना है, इसमें से भी एक डिसाइड करना है, और इसमें से भी एक डिसाइड करना है। कितने ऐसे, 12 ऐसे में से आपको 3 ऐसे लिखना है। सेक्शन ए के 4 ऐसे में से एक ऐसे, सेक्शन बी के यानी सेक्शन 2 के 4 ऐसे में से एक ऐसे, और सेक्शन 3 के 4 हिस्से में से एक ऐसे लिखना है आपको। 4 ऐसे में से कोई एक लिखना है। इसका जो वेटेज है कितना है,
300 मार्क्स। पेपर कितने का है? 300 मार्क्स का है। टाइम कितना मिलता है आपको? 3 घंटे। कितना समय मिलता है? 3 घंटे। इन 3 घंटे के अंदर आपको सिर्फ 3 ऐसे लिखना है। कितने वर्ड्स में? 700 to 800 वर्ड्स। 700 से 800 शब्दों के बीच में आपको ऐसे लिखना है। तो क्या आपको लगता नहीं, मेरे ख्याल से तो यह एक वेलकम नोट है। एक तो विन विन सिचुएशन है। अगर 3 घंटे में हम 3 ऐसे नहीं लिख पाए अच्छे तरीके से, इसका मतलब है ये ऐसे की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक होलिस्टिक प्रॉब्लम है। इसका मतलब है जीएस के पेपर्स में भी आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं है। ठीक है। अब दूसरी बात, जीएस के पेपर में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, फिर भी ऐसे लिखना नहीं आ रहा। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ऐसे का जो प्रिपरेशन हुआ है, ऐसे कैसे लिखना चाहिए, उसमें हमारी पकड़, हमारी समझ उतनी विकसित नहीं हो पाई। तो पहले एसेस को देखते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन 1 में 4 एसेज हैं, उसमें से आपको एक लिखना है। सेक्शन 2 में 4 एसेज में एक लिखना है। एक ऐसे के लिए कितने मार्क्स है आपको? 100 मार्क्स। एक ऐसे के लिए कितना होता है? 100 मार्क्स। ठीक है। अब मान लीजिए एक ऐसे आपको लिखना है, एक ऐसे आपको लिखना है, तो कितना समय है? 60 मिनट्स है, 60 मिनट है। करना क्या चाहिए आपको? 60 मिनट का जो समय एक ऐसे के लिए है, उसमें से 15 मिनट आप निकाल दीजिए ब्रेन के लिए। किसके लिए? 15 मिनट का समय निकालिए। 15 मिनट्स आप निकालते हैं ब्रेन। क्या होता है ब्रेन? हम उसको समझेंगे अभी। ब्रेन हिंदी में कहते हैं इसको विचार मंथन। क्या कहते हैं? विचार मंथन। 15 मिनट का ब्रेन आपको करना ही है। तो पहली चीज क्या है कि सेक्शन 1 में 4 एसेज में से आपको एक सेलेक्ट करना है। उसी तरह से उसी तरह से सेक्शन बी में से आपको, सेक्शन बी से 4 एसेज है, उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। सेक्शन 3 में से भी आपको 4 में से एक सेलेक्ट करना है। अब हर सेक्शन के लिए हमारे पास कितना समय है? मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं। हमारे पास 60 मिनट्स का समय है। निबंध का टॉपिक भले ही आपको आसान लगे, लेकिन कम से कम 15 मिनट का ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको करना है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है, हम अभी करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं सेक्शन फर्स्ट के अंदर किस प्रकार के ऐसे पूछे जाते हैं। कुछ पीवाईक्यूज हैं, यहां देखिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। इंप्रूविंग द एग्रीकल्चरल सिस्टम कैन सपोर्ट द रूरल इकोनॉमी ऑफ द नेशन। तीसरा है काले धन की अर्थव्यवस्था अपराध और भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण है। चौथा है आधुनिक संचार क्रांति ने मानवता के संचार के साधनों और टेक्नोलॉजी के प्रति जागरूकता में क्रांतिकारी रूप से वृद्धि की है। ठीक। अब एक बात समझिए, यहां पर मुश्किल क्या होता है स्टूडेंट्स के लिए? स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल क्या है? स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल है सेक्शन ए। हमने देखा सेक्शन ए के अंदर, यानी सेक्शन 1 के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो आपको ऐसे दिया जाता है, निबंध दिया जाता है, वो निबंध आमतौर पे वो होते हैं जो आपने जीएस के अन्य पेपर्स में पढ़ा हुआ है, यानी जिसके बारे में आपकी समझ है, जिस तरह कैसे आप लिखते आए हैं। बीपीएससी के अंदर सबसे मुश्किल है सेक्शन 3। बीपीएससी के अंदर सबसे मुश्किल क्या है? देखिए सेक्शन 3। इनके एसेस को हम देखते हैं और इसी में से हम लोग आज ब्रेनस्टॉर्मिंग सीखेंगे। साथ ही साथ एक सैंपल ऐसे भी मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। आइडियली कैसा ऐसे होना चाहिए जिससे हम सिर्फ सेलेक्ट ना हो, लेकिन हमारा रैंक भी अच्छा आए। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। बिन समाज के बोली हो सकेला का, बिन बोली यानी भाषा, समाज हो सकेला का। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? और देखते हैं पहले। धोबियक कुकुर ना घर के ना घाट के। फिर है आगू नाथ ना पाछू पगहा, बिन छान के कूदे गधा। फिर है अनेर धुनेर के राम रखवार। ये टॉपिक्स वो हैं जिसके बारे में आमतौर पे आज की जनरेशन इन कहावतों को नहीं सुनती है। अच्छा मान लीजिए आपने सुना ही है, आप गांव से बिलोंग करते हैं, तो क्या जितने भी पूछे जाते हैं सेक्शन 3 के अंदर जो टॉपिक्स दिए जाते हैं, क्या सचमुच सब सुना हुआ होगा आपने? नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? इस टॉपिक को समझना।
सबसे बड़ी चुनौती है कि ये बोल क्या रहा है, इसका मतलब है क्या। तो कुछ टॉपिक्स और देख लेते हैं, फिर मैं आपको सारा समझाऊंगा। धर्म के बिना विज्ञान नांगर छै, विज्ञान के बिना धर्म आन्हर छै। ये मैथिली भाषा का प्रयोग करते हुए एक कहावत कहा गया है। फिर है पानी में मछरिया नौ नौ कुटिया बखरा, ये भोजपुरी में कहावत है। अगिला खेती आगे आगे, पछला खेती भागे जागे, ये भी एक कहावत के रूप में। फिर देखिए, मूस बुटैले लोढ़ा होई है, ना हाथी ना घोड़ा होई है। ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो हम सब जानते हैं कि भोजपुरी में है, मैथिली में है, बिहार की जो एक भाषा, लोकल भाषा है हमारी, उसमें है। फिर भी इसको डिकोड करना सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? डिकोड करना, डिकोडिंग द एसे। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं कि सेक्शन 3 के अंदर जो एसेज आते हैं, कितने आते हैं? 4। 4 में से एक लिखना है। कितने मार्क्स के लिए? 100 मार्क्स के लिए। ये सेक्शन 3 जो है, यह एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ये बहुत चैलेंजिंग है। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के अंदर, जैसा मैंने आपसे कहा, जो ऐसे पूछे जाते हैं, वो ऐसे का नेचर लगभग वैसा ही है जैसा कि आप बाकी जीएस में पढ़ते आए हैं, जीएस के पेपर्स में पढ़ते हैं। वो उतना मुश्किल आपके लिए है नहीं। मुश्किल क्या है? सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 का जो एसेस पूछे गए हैं, जिसमें से कुछ पीवाईक्यूज पिछले सालों में पूछे हुए एसेस को मैंने आपको बताया यहाँ पे। ऐसी क्या स्ट्रेटेजी हो, ऐसी क्या स्ट्रेटेजी हो, आदर्श स्ट्रेटेजी हो, आइडियल आइडियल मोडस ऑपरेंडाई हो, जिससे हमारा अच्छा स्कोर आए। तो समझते हैं स्ट्रेटेजी के बारे में। आइडियल स्ट्रेटेजी फॉर बीपीएससी एसए। क्या क्या काम करना होता है? ऐसा क्या क्या काम करना होता है बीपीएससी एसए को बेहतर बनाने के लिए? तो नंबर 1 पे, डिकोडिंग द एसे। सबसे पहला काम यह है, डिकोडिंग द एसे। मतलब ऐसे कहना क्या चाहता है, सबसे पहली बात क्या है, ऐसे क्या कहना चाहता है, ये डिसाइड करना। राइट। कि सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि मान लीजिए ऐसे कहना चाहता है कुछ और आप समझ गए कुछ और, तो नुकसान क्या होगा? आप गलत डायरेक्शन में उस ऐसे को लेके आगे बढ़ेंगे। तो पहली चीज है डिकोडिंग द ऐसे। दूसरा पॉइंट क्या है? इंट्रोडक्शन जो पार्ट है, बेसिकली फ्रेमिंग द इंट्रोडक्शन पार्ट, फ्रेमिंग द इंट्रोडक्शन पार्ट। अब इस फ्रेमिंग में हम क्या करेंगे? फ्रेमिंग द इंट्रोडक्शन पार्ट। बीपीएससी के अंदर जो ऐसे लिखना होता है, 700 to 800 वर्ड्स में आपको लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे आप लोग? जैसे मैंने आपसे कहा, 10 से 15 मिनट ध्यान से सुनेंगे। कितना भी आसान टॉपिक लगे आपको, लेकिन ये मेरा एडवाइस है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे का पेपर आपका स्कोरिंग हो और इससे सिर्फ आपका सिलेक्शन ना हो बल्कि आप टॉपर भी बन सकते हैं, वो संभावना अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो इस बात को बहुत अंडरलाइन करके समझेंगे कि सबसे पहला काम है 15 मिनट तक ब्रेनस्टॉर्मिंग। 10 से 15 मिनट, 10 मिनट मिनिमम है। और बाकी जो, अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग अच्छे से हो गया ना, इसका मतलब है आपका ऐसे बहुत शानदार होने वाला है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में पहला काम क्या है? डिकोडिंग द ऐसे। खास करके कौन से एसेस को? तो सेक्शन 3 के अंदर जो एसेज हैं, उसको डिकोड करना, पहली चीज। दूसरा, फ्रेमिंग द इंट्रोडक्शन पार्ट। अब इंट्रोडक्शन पार्ट बीपीएससी ऐसे के अंदर आपका टोटल ऐसे में कितना वर्ड लिखना है? 700 to 800। तो इंट्रोडक्शन कितने का होना चाहिए? इंट्रोडक्शन पार्ट आप समझिए इसको, मिनिमम 3 पैराग्राफ्स, कम से कम 3 पैराग्राफ में आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। मिनिमम 3 पैराग्राफ्स, कम से कम 3 पैराग्राफ में आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है। अगर 3 से कम में आपका इंट्रोडक्शन है, 3 पैराग्राफ से कम में है, इसका मतलब है आपका कितने मार्क्स मिलने वाले टोटल? 100 मार्क्स एक ऐसे के लिए। यानी कम से कम 10 नंबर तो आपका सिर्फ इसी में गया। इंट्रोडक्शन कम से कम 3 पार्ट में होना चाहिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात,
क्या करेंगे? हम अभी बात करें ब्रेन स्टॉर्मिंग के बारे में। आप क्या प्रिपेयर करेंगे? प्रिपेयर करेंगे सम कोटेशंस, कोटेशंस या फिर पैराडॉक्सेस या फिर एनेक्डोट्स, एनेक्डोट्स या फिर पोअम्स। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए, जैसे मान लीजिए आपने कोई टॉपिक पढ़ा, ऐसे का टॉपिक आपने डिसाइड किया, सेक्शन 3 की बात कर रहा हूं मैं, सबसे मुश्किल स्टूडेंट्स के लिए वही होता है। सेक्शन 3 पे अच्छा एक्सपर्ट आप बन जाएंगे, आपका एक्सपर्टीज होगा, तो बाकी 2 सेक्शन तो आपके लिए बच्चों वाला हो जाएगा, है ना? उस पर भी हम काम करेंगे, उस पर भी काम करेंगे, और वो भी, उसमें भी मेहनत करना है, लेकिन सबसे पहले मेरा ऐसा मानना है कि आत्मविश्वास बढ़ाने का तरीका है कि सबसे पहले वो काम कीजिए जो सबसे मुश्किल हो। ठीक है, बच्चों को हम क्या सिखाते हैं? आसान काम पहले करो, लेकिन नहीं, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, आप लोग फ्यूचर पब्लिक सर्वेंट्स हैं, क्या होना चाहिए? सबसे पहले वो काम करिए जो सबसे अधिक मुश्किल हो। स्ट्रेटेजी अच्छी होना चाहिए। तो फ्रेमिंग द इंट्रोडक्शन में हमने पहली बात क्या कहा? इंट्रोडक्शन कम से कम 3 पार्ट में होना चाहिए। इंट्रोडक्शन को शुरू कैसे करेंगे? किसी न किसी कोटेशन के साथ या पैराडॉक्सेस। पैराडॉक्सेस क्या होते हैं? विरोधाभासी विचार, विरोधाभासी विचार, दो विचार ऐसे हैं जो एक दूसरे के विरोध में हैं, उसे कहते हैं पैराडॉक्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने कहा भारत एक महान देश है, भारत में नवरात्रि का त्योहार होता है, और नवरात्रि के त्योहार में महिलाएं घर में सबसे अधिक काम करती हैं। तो इसमें क्या है? नवरात्रि का त्योहार क्या है? माँ का त्योहार है, महिला का त्योहार है, माँ महिला ही तो है। ठीक है, लेकिन उसी त्योहार के दौरान महिलाओं के साथ शोषण भी की घटना सामने आती है। समाज में आप देखते हैं कि महिला उसी दौरान, महिला के साथ कई तरह की समस्याएं आ रही होती हैं, और साथ ही साथ उसी परिवार में, जिस परिवार में महिला के साथ अत्याचार हो रहा है, उसी परिवार के लोग नवरात्रि का व्रत भी कर रहे हैं। तो ये पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है, तो हम उसकी बात करेंगे। फिर एनेक्डोट्स। एनेक्डोट्स का मतलब होता है छोटा प्रसंग, हिंदी में कहते हैं प्रसंग, छोटी सी कहानी, छोटी सी कहानी। और वो कहानी आप अपनी तरफ से बना सकते हैं, जिसको हम लोग क्लासरूम प्रोग्राम में समझेंगे। जो हमारा 6 सितंबर से, 6 अक्टूबर से बैच शुरू हो रहा है, क्रैश कोर्स, उसमें हम ये सारा कुछ समझने वाले हैं। पोअम्स, कई बार, कई बार इंट्रोडक्शन को हम लोग एक छोटी कविता से शुरू कर सकते हैं। और ध्यान रखिए, ये हमें बनाना आना चाहिए। भाई उधार की कविता नहीं कि आपने हरवंश राय बच्चन को कोट कर दिया, रामधारी सिंह दिनकर को कोट कर दिया आपने, मैथिली शरण गुप्त को कोट कर दिया, या किसी और को कोट किया आपने, रविन्द्रनाथ टैगोर को कोट किया, नहीं। वो तरीका से अच्छा तरीका होता है कि कोटेशन आपका अपना हो, पोम आपका अपना हो, कविता आपकी अपनी हो, एनेक्डोट आपका, प्रसंग आपका अपना हो, या पैराडॉक्स भी आपका अपना बनाया हुआ हो। एंड इट्स वेरी मच पॉसिबल टू लर्न इनसाइड द क्लासरूम। क्लास के अंदर हम वो सारी बातें सीखते हैं, ये सारी बातें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। कितने वर्ड्स का होना चाहिए इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन कितने पार्ट, कितने वर्ड्स का होना चाहिए? इंट्रोडक्शन मैंने आपसे कहा कि इंट्रोडक्शन आपका 3 पैराग्राफ्स में होना चाहिए, लेकिन बीपीएससी का जो ऐसे है 700 to 800 वर्ड्स का है, तो आपका इंट्रोडक्शन कम से कम 100 to 150 वर्ड्स का होना चाहिए। अगर इससे कम का है तो इसका मतलब है आपका इंट्रोडक्शन चाहे कितना भी अच्छा हो, उसे अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि अच्छा होने में स्ट्रक्चर का भी रोल है। तो बीपीएससी का इंट्रोडक्शन कितने का है भाई? 100 to 150 वर्ड्स। कितने का? 100 to 150 वर्ड्स का होना चाहिए। अब आते हैं बॉडी पार्ट। तो बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट के बारे में समझते हैं। यानी 100 से 150 वर्ड्स में हो गया। बॉडी पार्ट जो आपका है, ये लगभग 500 से 600 के बीच में होना चाहिए। कितना? 5 से 600 वर्ड्स के बीच में होना चाहिए बॉडी पार्ट्स। तो बॉडी पार्ट्स में आप क्या लिखेंगे? बॉडी पार्ट्स में ध्यान दीजिए, जितना भी जीएस में आपने पढ़ा है,
जितना भी जीएस में आपने पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है देखिए, आपको इकोनॉमी, पहले हम बात करते हैं एथिक्स प्लस इकोनॉमी प्लस हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी प्लस सोसाइटी प्लस पॉलिटी प्लस गवर्नेंस प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एटसेट्रा। ये सारे डायमेंशन आपको देना है बॉडी पार्ट में। जो ऐसे का टॉपिक होगा अभी हम करेंगे, सारा प्रैक्टिकली करने वाले हैं, राइट? सारा कुछ हम करने वाले हैं। ट्रुथ ऑलवेज प्रिवेल्स, यानी बॉडी पार्ट में टॉपिक कुछ भी है उसको एथिक्स, अब एथिक्स आपने नहीं पढ़ा है तो छोड़ दीजिए, बीपीएससी में एथिक्स होता नहीं है। हाँ, अगर आप यूपीएससी की तैयारी भी कर चुके हैं, अगर आपको एथिक्स पढ़ा है आपने, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, पॉलिटी, गवर्नेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिलीजन, रिलीजन, इन सारे एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करना है। मेरी बात समझिए, इन सारे एस्पेक्ट्स को। आप बोलेंगे सर कैसे पॉसिबल है? यही पॉसिबल तो बनाना है, और उसी इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के लिए हम यह क्रैश कोर्स आपके सामने लेकर आ रहे हैं, राइट? आपके साथ मैं खुद हर एक टॉपिक को यहाँ डिस्कस करूंगा, राइट? मोर देन 50 टॉपिक्स हम क्लास के अंदर प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्रैश कोर्स के अंदर 50 टॉपिक बहुत होता है। मेन बात 500 और 50 टॉपिक की नहीं, मेन बात है द वे इट विल बी डन, जिस तरह से इसको हम करेंगे ये आपके लिए बहुत ही सब्सटेंशियल होगा, ठीक है? ये आपके लिए बहुत ही सब्सटेंशियल होगा। तो ये सारा हमको उस सारे डायमेंशन से उस टॉपिक को डिस्कस करना है, उन सारे डायमेंशन से। एक मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूं, तभी आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम स्ट्रेटेजी समझ लें। तो लिखा आइडियल स्ट्रेटेजी फॉर बीपीएससी ऐसे में, पहली बात की डिकोडिंग द ऐसे, दूसरा है फ्रेमिंग द इंट्रोडक्शन पार्ट जो 100 से 150 वर्ड्स के बीच में होना चाहिए, कम से कम 3 पैराग्राफ में होना चाहिए। और ऐसे को कोटेशन के साथ, पैराडॉक्स के साथ, या किसी एनेक्डोट के साथ, या किसी पोएम के साथ शुरू करना है, ठीक है? फिर आगे उसमें लिंक कैसे करना उसकी बात भी हम करेंगे। किन शब्दों का प्रयोग करना है इतना ध्यान रखना पड़ता है, किन शब्दों का प्रयोग करना है इसका भी ध्यान रखना पड़ता है, कि 2 पैराग्राफ के बीच में लिंक क्या होना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं हो कि एक पैराग्राफ बिल्कुल अलग है, दूसरा पैराग्राफ बिल्कुल अलग है, अलग होगा बट लिंकेज चाहिए बीच में। पोअम्स हो गया, इसके साथ शुरू करेंगे, और इंट्रोडक्शन 100 से 150 वर्ड्स के बीच में होगा। देन बॉडी पार्ट, मैंने आपसे कहा जो बॉडी पार्ट है ये 500 से 600 वर्ड्स के बीच में होना चाहिए, है ना? 500 से 600 वर्ड्स के बीच में बॉडी पार्ट्स आपका होना चाहिए। तो 500, मान लीजिए 500 तो 600 हो गया, है ना? ठीक है। लेकिन 5 से 6 के मान लीजिए 550 ये है, 150 ये है, ठीक है? और उसके बाद लास्ट में आता है हमारा, लास्ट में हम बात करते हैं अंत में कंक्लूजन। जो कंक्लूजन है आपका, कंक्लूजन, ये कंक्लूजन आपका होना चाहिए 100 वर्ड्स में, ठीक है? और इन 2 पैराग्राफ्स, कितने में होना चाहिए? 2 पैराग्राफ के अंदर कंक्लूजन होना चाहिए। कंक्लूजन मस्ट बी यूजिंग एटलीस्ट 2 पैराग्राफ्स, ठीक है? और सबसे लास्ट वाला पैराग्राफ थोड़ा छोटा होगा, ध्यान देंगे। सबसे लास्ट वाला जो पैराग्राफ है थोड़ा छोटा होगा। लास्ट मतलब 2 पैराग्राफ होगा, मान लीजिए 2 पैराग्राफ है, ये सेकंड लास्ट और ये लास्ट, ये थोड़ा छोटा होगा, ठीक है? तो कंक्लूजन हम करेंगे। तो ये मेन बातें हैं किसके बारे में? इंट्रोडक्शन के बारे में, बॉडी पार्ट्स के बारे में, कंक्लूजन के बारे में। अब हम अब हम आइडियल स्ट्रेटेजी का
ये पहला फेज था। सेकंड फेज पे आते हैं, सेकंड स्टेप पे हैं। सेकंड, नो यूज ऑफ बुलेट्स, नो यूज ऑफ बुलेट्स और पॉइंट्स। ऐसे लिखने में आपको बुलेट्स का यूज नहीं करना होता है, पॉइंट्स आप 1 2 3 4 ये सब नहीं कर सकते हैं, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। इसको आप मान सकते हैं एक तरह से ये ऐसे राइटिंग का एक तरह से संविधान है ये। आप बुलेट्स का यूज नहीं कर सकते हैं। बुलेट्स का यूज हम कहाँ करते हैं? जीएस पेपर्स के अंदर, जो जीएस जनरल स्टडीज के जो बाकी पेपर्स है वहां बुलेट्स का हम यूज करते हैं। यहां पर आप बुलेट्स का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, पॉइंट्स का भी यूज नहीं कर सकते हैं। अब एक आती है माइंड मैप्स। माइंड मैप्स एंड फ्लो चार्ट्स। देखिए, माइंड मैप्स एंड फ्लो चार्ट्स, इसका भी यूज ऐसे के अंदर आइडियली नहीं करना चाहिए। मैं यहां एक वर्ड यूज कर रहा हूं, आइडियली नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने यहां बोला करना ही नहीं है, राइट, व्हाट आई सेड, करना ही नहीं है, बुलेट्स का यूज और पॉइंट्स का यूज करना ही नहीं है। लेकिन माइंड मैप्स और फ्लो चार्ट का यूज ये नहीं करेंगे तो अच्छा है, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। नहीं करेंगे तो अच्छा है, बल्कि अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा नहीं करना है, राइट। फ्लो चार्ट्स का यूज भी नहीं करना है। अब बात आती है कि सर क्या सब टाइटल्स का यूज कर सकते हैं? सब टाइटल्स का यूज कर सकते हैं। यूज ऑफ सब टाइटल्स कर सकते हैं, सब टाइटल्स का यूज हम कर सकते हैं, बट टाइटल टाइटल जैसा होना चाहिए वैसे। इसको भी नहीं करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन सब टाइटल का यूज आप कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं करें, इफ नॉट, अगर हम ना करें तो ये ज्यादा अच्छा होगा। सब टाइटल्स का यूज अगर हम नहीं करें, ये ज्यादा अच्छा होगा। सब टाइटल्स का यूज अगर हम नहीं करते हैं तो इसको ज्यादा अच्छा मानते हैं, राइट। इफ नॉट यूज्ड इट्स बेटर। क्यों? इफ नॉट यूज्ड तो ये ज्यादा अच्छा है, ऐसा क्यों? तो फिर क्या करें? तो जो, मान लीजिए सब टाइटल्स आप देते हैं तो बेहतर यह है कि जो पैराग्राफ आप लिखते हैं उस पैराग्राफ के शुरू के एक लाइन को आप अंडरलाइन कर दीजिए। सब टाइटल्स का यूज करने से बेहतर है कि जो आप पैराग्राफ लिखने वाले हैं उसके उसके फर्स्ट लाइन को आप अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है, क्लियर। कुछ लोग बॉक्सेस बनाते हैं, कुछ लोग बॉक्सेस बनाते हैं, वो भी कर सकते हैं, मगर बेहतर है उसे अंडरलाइन करके, क्योंकि बॉक्स बनाने में आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा, ठीक है। अब बात आती है पैराग्राफ्स। अगली बात करते हैं पैराग्राफ्स। जो पैराग्राफ्स है, स्मॉल इन लेंथ, लेंथ में छोटा होना चाहिए। अगर आप बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखेंगे तो आपका जो ऐसे है वो थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाता है, मतलब इट लुक्स बोरिंग, ठीक है। तो मान लीजिए मैं आपकी कॉपी चेक कर रहा हूं और मुझे आपकी कॉपी चेक करने में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, तो पहली चीज क्या है? इंटरेस्ट का आना। पहली बात क्या है? इंटरेस्ट का आना। तो इसलिए स्मॉल पैराग्राफ्स में हमें इसका यूज करना है, ठीक है। फिर शॉर्ट फॉर्म्स का, शॉर्ट फॉर्म्स का यूज नहीं करना है। जैसे शॉर्ट फॉर्म्स हो गए, है ना, इसका यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है भाई? जैसे गवर्नमेंट को जीओवीटी कर देते हैं आप, नहीं कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट फॉर्म का यूज हमें बिल्कुल नहीं करना है। तो ये मूल बात है, हमने अभी तक सीखा। सबसे पहला काम क्या है? ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग में नंबर 1 पे क्या करेंगे? ऐसे को डिकोड करेंगे। डिकोड करने के बाद हम क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन पार्ट, फिर बॉडी पार्ट और फिर कंक्लूजन। अब हम सबसे पहले ऐसे को डिकोड करते हैं। हम सबसे पहले जो सेक्शन 3 है उसके एसेस को डिकोड करते हैं, और उसके बाद एक ऐसे आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा। तो इसको मैं जरा डिकोड कर दूं। देखिए, पहला है बिन समाज के बोली हो सकेला का, बिन बोली समाज हो सकेला का। सबसे पहला काम क्या है ब्रेनस्टॉर्मिंग का?
डिकोड करना है, ऐसे को डिकोड करना है। ये ऐसे कहना क्या चाहता है? बोली मतलब लैंग्वेज, समाज का मतलब सोसाइटी। सोसाइटी में अगर लैंग्वेज नहीं है तो लोग आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे? समाज में अगर कोई भाषा ही नहीं है तो क्या हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और भाषा बहुत अच्छी है, भाषा बहुत अच्छी है, मगर समाज ही नहीं है। जैसे इंग्लिश एक अच्छी भाषा हो सकती है, मगर उसके लायक हमारा समाज ही प्रिपेयर्ड नहीं है। तो वो अगर आप बहुत अच्छी इंग्लिश जानते हैं तो उस इंग्लिश की कोई वैल्यू है समाज में? नहीं है। तो क्या कहा गया है? भाषा और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। तो भाषा क्या है? भाषा है आत्मा। समाज क्या है? शरीर। कैसे? भाषा कहाँ पैदा, भाषा का जन्म कहाँ पे होता है? समाज के अंदर। जैसे बिहार के अंदर हम देखते हैं, कहीं मैथिली बोली जाती है, कहीं भोजपुरी बोली जाती है। तो भोजपुरी का जन्म उन क्षेत्र में हुआ है जहां भोजपुरी बोली जाती है। तो जो समाज है बेसिकली वो जन्म स्थान है भाषा का। और आप देखते होंगे धीरे धीरे भाषा में परिवर्तन भी आता है। ऐसा कहते हैं हर 20 किलोमीटर के बाद बोली बदल जाती है। बोली, है ना? क्या बदल जाती है? बोली। हर 20 किलोमीटर के बाद, ऐसा एक अनुमान है। तो भाषा आत्मा है, और समाज वहां, समाज वो जगह है जहां भाषा जन्म लेती है, या फिर भाषा जहां पे विकसित होती है। तो ये डिकोड कर दिया हम लोगों ने। जब इसको हमने डिकोड किया, डिकोड कर लिया, इसके बाद हम लोग इसके ऊपर ऐसे लिखेंगे। तो हम क्या क्या करेंगे आज मैं इसी पे बात करने वाला हूं। लेकिन कुछ ऐसे इसको और डिकोड कर देता हूं। अगला है, धोबियक कुकुर ना घर के ना घाट के। कुकुर मतलब कुत्ता, धोबियक मीन्स वॉशरमैन। जो वॉशरमैन होता है ना, धोबी, जिसका काम है धोबी, कपड़े धोना। मुझे बताइए कुत्ते का कोई यूज है धोबी के पास? कुत्ते का कोई यूज नहीं है। घाट पर धोबी कपड़े धोता है। तो क्या जब कपड़े धोता है तो कुत्ता अपने कंधों पर उन कपड़ों को लाद के लाता है क्या? नहीं लाता, यानी उसका वहां भी काम नहीं है। दूसरा, घर पर वो सब साफ कपड़े रखे हुए हैं तो क्या करेगा धोबी? धोबी क्या करेगा? धोबी उस कुत्ते से उन कपड़ों को बचा के रखेगा। मतलब क्या है? अगर किसी धोबी के पास, एक पुलिस वाले के पास अगर कुत्ता है, उसके काम का है। राइट? एक पुलिस वाले के पास अगर कुत्ता है तो उसके काम का है, जासूसी का काम करेगा, सुरक्षा का काम करेगा। मगर धोबी के पास कुत्ता है तो किसी काम का है क्या? तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है, आप कितने ही महत्वपूर्ण हो, आप कितने ही महत्वपूर्ण हो, लेकिन अगर आप गलत जगह पर हैं, अगर आप गलत जगह पर हैं तो आपकी कोई उपयोगिता नहीं होगी। आपकी कोई उपयोगिता नहीं होगी। इसको मैं समझाता हूं। आप बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, लेकिन आप बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, मगर जहां पे ज्ञान का कोई काम ही नहीं है, वहां पे सिर्फ फिजिकल लेबर की आवश्यकता है। तो आपके ज्ञान का वहां कोई उपयोग है? कोई उपयोग नहीं है। तो वही चीज है इसका। हम इसको डिकोड करते हैं, फिर हम बात करते हैं। आगू नाथ नहीं पीछे पाछू पगहा, बिन छान के कूदे गधा। समझते हैं? नाथ मालिक, पगहा कोई बाउंडेशन, कोई ऐसी चीज जो आपको रोके। ना छान के कूदे गधा। पगहा मीन्स डायरेक्शन भी कह सकते हैं। आगू नाथ का मतलब है लीडर, एक व्यक्ति जिसके जीवन में कोई नेतृत्व नहीं है, कोई मिशन नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति कौन होगा? अच्छा, दूसरा व्यक्ति, दूसरा क्या है? जिसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, जिसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। तो कहते हैं दो चीज बहुत जरूरी है जीवन में, एक है नेतृत्व और दूसरा है बाउंडेशन। एक है नेतृत्व और दूसरा है बाउंडेशन। जैसे कि हम जब बचपन से अपने घरों में शिक्षित होते हैं, हम क्या सीखते हैं? हमको नेतृत्व भी किया जाता है और हमको बाउंडेशंस भी होते हैं। तो कहते हैं दो चीज बहुत जरूरी है जीवन में, पहला है नेतृत्व, दूसरा है बाउंडेशन। जिसके जीवन में नहीं है, जिसके जीवन में ऐसा नहीं है, जैसे मान लीजिए एक गधा है, गधे को खींचने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, नाथ मतलब लीडर, और पीछे रस्सी बंधी हुई नहीं है, तो गधा क्या करेगा? कभी इधर उछलेगा, कभी इधर उछलेगा। ठीक है? इसका मतलब क्या है? तो जीवन में नेतृत्व और बाउंडेशन, नेतृत्व और बाउंडेशन, बाउंडेशन का एक मतलब अनुशासन भी होता है। बाउंडेशन का एक मतलब अनुशासन भी होता है। तो जिसके जीवन में नेतृत्व नहीं है, अनुशासन नहीं है, दोनों चीज नहीं है, तो उसका जीवन कैसे होगा? हमेशा उछल कूद, मतलब कभी कुछ इनडिसिप्लिन लाइफ होगी। अगला देखते हैं, नेक्स्ट। अगला, धर्म के बिना विज्ञान नांगर छै, विज्ञान के बिना धर्म आंधर छै।
इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, इसको मैं जूम कर दूं आपके लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा होगा आपको। हाँ, धर्म के बिना विज्ञान क्या है? साइंस विदाउट religion without science is handicapped, and science without religion without science is handicapped, whereas science without religion is blind. हम बहुत धार्मिक हैं मगर विज्ञान को नहीं मानते हैं। हम बहुत धार्मिक हैं मगर विज्ञान को नहीं मानते हैं, तो विज्ञान क्या करता है? मैं कहता हूं विज्ञान जो है धर्म की ही व्याख्या है। विज्ञान क्या है? धर्म की ही व्याख्या है। हमारे शरीर में आत्मा है, हमारे शरीर के अंदर आत्मा है, लेकिन शरीर के माध्यम से हम उसको प्रकट करते हैं। धर्म क्या है? वही आत्मा है। और शरीर क्या है? वही विज्ञान है। शरीर क्या है? विज्ञान है। धर्म क्या है? आत्मा है। तो अगर आत्मा बहुत मजबूत है, आपकी बहुत स्वस्थ है, लेकिन आपके पास शरीर नहीं है, तो क्या आप किसी से बात भी कर पाएंगे? अगर आत्मा स्वस्थ है, मजबूत है, मगर शरीर है ही नहीं, तो क्या होगा? आत्मा अपने आप को प्रकट कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। इसलिए धर्म के बिना, धर्म विज्ञान के बिना हैंडीकैप्ड है, अपाहिज है। और विज्ञान धर्म के बिना अंधा है, ब्लाइंड है। जैसे कि जब एटम बम बनाया गया, यहाँ विज्ञान तो है मगर यहाँ धर्म नहीं है, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है? डिस्ट्रक्शन। एटम बम का प्रयोग किसी भी कारण से कभी भी किया जाए, उससे विध्वंस ही होगा, उससे कभी भी सकारात्मक कोई कार्य नहीं होगा। उसी प्रकार से हम जो बात करते हैं डीप फेक, आजकल देखते साइंस का प्रयोग करते हैं लोग, उसी प्रकार से क्लोनिंग, ठीक है, इसमें विज्ञान तो है मगर धर्म नहीं है। विज्ञान है मगर धर्म नहीं है। तो के बिना धर्म विज्ञान के बिना धर्म हैंडीकैप्ड है, और धर्म के बिना विज्ञान अंधा है, ब्लाइंड है। फिर है पानी में मछलियां नौ नौ कुटिया बखरा, मतलब क्या है? मछली अभी पानी में ही है, मछली अभी पानी में ही है, मतलब अभी वो तालाब से निकाला नहीं है। और बाहर में जो खड़े लोग हैं व्यापारी, वो पहले से ही बंटवारा कर लिया कि 10 किलो मेरा होगा, 5 किलो तुम्हारा होगा। मतलब क्या है? योजना पे काम नहीं हुआ, योजना की तैयारी नहीं हुई, उसकी स्ट्रेटेजी नहीं बनी, और हम लोग उसके रिजल्ट पे चर्चा कर रहे हैं। राइट? यानी देश बसा नहीं, गांव बसा नहीं, और लोग अपने अपने हिस्से के बंटवारा करने पे लगे हुए हैं। मतलब क्या है? ऐसे लोग होते हैं। ये जो आपका कहावत है, इसका उद्देश्य क्या है? कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने प्लान ठीक से नहीं बनाया, प्लान पे काम नहीं किया, मगर उसके परिणाम के बारे में सोचते हैं कि कल मेरे पास जब इतना पैसा आएगा तो हम लोग इस बिजनेस में इसको इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन पैसा जिस काम से आएगा वो काम शुरू नहीं हुआ अभी तक, है ना? इसको कुछ लोग और भी कहते हैं, कई राज्यों में कहते हैं गांव बसा नहीं और लूटने वाले आ गए। राइट? मतलब क्या है? कि भाई काम हुआ नहीं और आप पूरी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं फ्यूचर के बारे में, है ना? यानी काम वर्क किया नहीं आपने और सीधा आप रिजल्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये उसी बारे में ये है। फिर है अगला खेती आगे आगे, पछला खेती भागे जागे। मतलब क्या है? अगला खेती आगे आगे, पछला खेती भागे जागे। समय पर अगर कोई खेती करता है, कोई किसान समय पर अगर बीज रोपेगा, तो उसका फसल सही समय पर बड़ा होगा और सही समय पे उसका फसल पक भी जाएगा। लेकिन अगर टाइम चूक गए, अगर टाइम चूक गए तो क्या होगा? भाग्य भरोसे हो गया फसल, वो भाग्य भरोसे होगा। इसको हम किससे जोड़ सकते हैं? अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कहीं कभी नहीं, सही समय है, यही समय है। ठीक है ना? सही समय पर सही काम करना से ही उसका परिणाम आएगा, नहीं तो लोग भाग्य भरोसे होंगे। मान लीजिए आपने तैयारी शुरू की बीपीएससी की, ठीक है, जिस समय आपके पास बहुत मौका था, घर वाले बहुत सपोर्ट कर रहे थे, उस समय क्या करते हैं लोग? कई लोग मौज मस्ती करने लगते हैं। फिर समय जब चूक जाता है, फिर पूरा जोर लगाते हैं। यानी कि थोड़ा जोर लगाने से पहली बार में सिलेक्शन हो जाता, लेकिन समय चूकने के बाद 10 गुना मेहनत कर रहे हैं, अधिक पैसा भी खर्च हो रहा है, फिर भी सफलता की संभावना ना के बराबर है। और तो और सफलता मिल भी जाएगी, सफलता मिल भी जाएगी, तो उस सफलता का आनंद नहीं उठा पाएंगे, साथ ही साथ
उससे किसी का भी हित नहीं होगा। यह टॉपिक उसी के बारे में है। लास्ट आज हम देखते हैं, डिकोड कर रहे हैं पहले। मूस मोटियाई है, लोढ़ा लोई है, ना हाथी ना घोड़ा होई है। मतलब क्या है? मूस मतलब चूहा। अगर चूहा बहुत खा रहा है खाना तो बहुत मोटा हो जाएगा। आपको लगेगा दूर से कोई लोहा है, लोहा है, लेकिन एक चूहा मोटा होने के बाद, हष्ट पुष्ट होने के बाद लोहे जैसा हो सकता है, मगर क्या वो कभी भी हाथी या घोड़े जैसा होगा? कभी हाथी या घोड़े जैसा होगा? कभी नहीं होगा। तो याद कीजिए, ये निबंध दो बिंदुओं के बीच में है। पहला क्या कहता है? नथिंग इज इम्पॉसिबल, एज इम्पॉसिबल इट सेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। असंभव कुछ भी नहीं, क्योंकि संभव खुद कहता है मैं संभव हूं। ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या हर चीज संभव है? कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जैसे क्या मछली को आप उड़ना सिखा सकते हैं? क्या बंदर को आप उड़ना सिखा सकते हैं? क्या पक्षी को आप तैरना सिखा सकते हैं मछली की तरह से? नहीं। कहने का मतलब है, आत्मविश्वास का अपना महत्व है। आप एफर्ट्स लगाते हैं, पूरा प्रयास करते हैं कुछ अचीव करने के लिए, एक हद तक आप पहुंचेंगे। मगर फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं प्रैक्टिकली जो असंभव है। प्रैक्टिकली, वास्तविकता में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम नहीं कर सकते। तो ये किस तरफ इशारा कर रहा है? ये कह रहा है कि काम शुरू करने से पहले हम उसका विश्लेषण भी कर लें कि यह काम कहां तक आगे बढ़ेगा, इसके आगे बढ़ने की संभावना है या नहीं है।